कश्मीर का पस मंजर और कश्मीर की तारीख के हवाले से आपका नुक्ता नजर। बरसगीर हिंद था, उसकी तकसीम से पहले ही कश्मीर का एक इशू चल रहा था। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल है। कश्मीर बेस करता है दो कौमी नजरिए के साथ। तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या उनको हक़ खुद आरादी देने में कामयाब हो सका? कामयाबी मेरा तो ईमान है कि अल्लाह पाक ही हमें जरूर देगा। कश्मीर को जो है ना वो बेच दिया गया है, सौदा हो चुका है, मामला जो है वो सर्दखाने में डाल दिया गया है। 1947 में ये तय किया गया कि कश्मीरियों को एक हक़ खुद आरादियत दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कारी उमर वकास। और आज का हमारा प्रोग्राम मेरा नुक्ता नज़र। यकीन आप जानते हैं कि इंडियन न्यूज़ आपके लिए मुख्तलिफ़ शख्सियात और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ कंटेंट जो है वो लाता है और आपको रखता है बाखबर। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है यकजहती कश्मीर। कश्मीर के हवाले से आज हमारे साथ सियालकोट के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और एजुकेशनल और सियासत और बहुत कुछ जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है वो सलाहियतें दी हैं। हमारे साथ आज जो मेरे साथ स्टूडियो में दो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे साथ इस वक्त सियालकोट की मारूफ़ बिजनेसमैन और मारूफ़ यूथ विंग को लीड करने वाली शख्सियत मियाँ उस्मान जवेद जो सदर JI यूथ विंग पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ दूसरी शख्सियत जो एजुकेशनल भी हैं, सियासी भी हैं और मौजूदा हुकूमत पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके मुतहर्रिक भी हैं, मोहतरम आमिर यूसुफ भट्ट जो एप्सा अलायंस एजुकेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और वाइस चेयरमैन हैं रंगपुरा यूनियन काउंसिल के। मैं उनको अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बानी कायद मोहम्मद अली जना रहमहुल्लाह, उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया था और आज तक पाकिस्तान का वो हिस्सा वो दुश्मन के कब्ज़ा कंट्रोल के अंदर है। और वो लोग आज अपनी ज़िंदगी को जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो रन कर रहे हैं, उसको गुजार रहे हैं। और बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि आज पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर नहीं, दुनिया की तारीख़ के अंदर तकरीबन 600 के लगभग दिन जो है वो होने जा रहे हैं कि वो आज तारीख़ का सबसे बड़ा लॉकडाउन उसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने पे मजबूर हैं। तो आज मैं अपने मेहमानों से जो है वो इस हवाले से सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि उनका नुक्ता नज़र कश्मीर के हवाले से क्या है। सबसे पहले जो इस हवाले से मैं चाहूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मियाँ उस्मान की तरफ, जो एक यूथ को लीड कर रहे हैं और चूँकि उनका ताल्लुक़ भी एक ऐसी जमात से है कि जो पाकिस्तान का कोई एक मसला हो तो उसके अंदर वो पेश रहती है। जमात इस्लामी कौन नहीं जानता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और इसकी तामीर और तरक्की के लिए क्या कुर्बानियाँ जो हैं वो दी हैं। तो उस हवाले से जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, आप ये बताइएगा कि हमारे जो पानी पाकिस्तान का जो मुद्दा था उस हवाले से कश्मीर का पस मंज़र और कश्मीर की तारीख़ के हवाले से आपका नुक्ता नज़र क्या है? एक तो बहुत शुक्रिया आपका और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सियालकोट के इस प्लेटफॉर्म से एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया है। थैंक यू। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डाले और इंशाल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ एक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे यहाँ से भी जाएगा इंशाल्लाह। कश्मीर का इशू समझने के लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने कहा। और ये कायदे आज़म से पहले जब बरसगीर हिंद था, उसकी तकसीम से पहले ही कश्मीर का एक इशू चल रहा था, उसकी आज़ादी का इशू चल रहा था। लेकिन उसकी जो तक़वियत पकड़ी जब 1947 में बरसगीर का जब बंटवारा होने लगा तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वहाँ का जो राजा था उसके साथ मिलके एक ऐसा नाम ने हादसा एक एग्रीमेंट बना लिया जिसमें ये शो किया गया कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होएगा। तो ये पहले दिन से, जब से पाकिस्तान बना, पहले दिन से नाइंसाफ़ी उसी वक्त शुरू होगी। और इसमें वाइसराय साहब भी शामिल थे और वहाँ के राज थे वो भी शामिल थे।
लेकिन कश्मीरियों को दाद देनी चाहिए कि वो जो बरसगीर के बंटवारे से पहले से इस अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, उन्होंने बड़ा टाइमली उस वक़्त किया, और पाकिस्तान के तब के ज़ाहिर बात है कायद-ए-आज़म खुद उसको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने जो समझा सारा, तो उस वक़्त 1/3 कश्मीर आज़ाद करवा लिया गया, जो आज हमारे पास है आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कि ये असल में ये मसला कितना पुराना है, ये कब से चल रहा है और इसकी नौयत क्या है। ठीक तो ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने जो कहा ना शाहरग, मैं समझता हूँ उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात कह दी कि इंसान की किसी की शाहरग काट दी जाए उसके बगैर जिंदा तो वो चंद सेकंड भी नहीं गुजार सकता। बिल्कुल ऐसे। और हमारा पाकिस्तान का भी यही इशू है। और मैं ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा नौजवान, चाहे वो बुजुर्ग थे पहले के जो पाकिस्तान की जब आज़ादी की जिन्होंने जंग लड़ी, उसके बाद की जितनी नस्लें थीं, आज भी हमारा नौजवान ये समझता है कि पाकिस्तान के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले दिन था। यानी कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम आमिर यूसुफ भट्ट की जानिब जो है ना वो आना चाहूँगा। भट्ट साहब, आप बताइएगा कि जैसे अपना मियाँ उस्मान साहब ने कहा कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल है? इसका नक्शा, इसका वो विज़न जो बानी पाकिस्तान, और बिलखुसूस हमारे अल्लामा इकबाल जो शहर इकबाल के कह लें एक बहुत बड़ा एक नाम है, उन्होंने जो ख्वाब देखा था, क्या वो पाया तकमील तक पहुँच गया या भी कुछ काम करने वाला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उमर भाई आपको मुबारकबाद है इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के शुरू करने पे। थैंक यू कि आप एक मौका फराहम करते हैं कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट के लोग इन करंट सिचुएशन इश्यूज़ के ऊपर अपनी राय दें। तो ये एक किसी भी मुआशरे की सेहतमंदी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पे लोग अपनी राय का इजहार कर सकें। यहाँ पे हमारे लोग तो चौक में, चौराहों में और हर जगह पे ये काम होता है, लेकिन आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मैसर किया, इसके लिए आप मुबारकबाद है आपको बहुत सी। थैंक यू। कश्मीर का इशू सर, जहाँ तक आप देखते हैं तो ये मुकम्मल इसलिए नहीं हो सकता है कि कश्मीर बेस करता है दो कौमी नज़रिए के साथ। जब ये बात चली थी तो ये हुआ था कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके जो हैं वो मुसलमान पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे, और जो इंडिया के साथ करना चाहते हैं वो इंडिया के साथ करेंगे। ये सबसे पहले ना यहाँ पे था कि कश्मीर के अंदर अफ़गान जो थे, इधर से हम शुरू करते हैं, अफ़गान जो थे वो हुक्मरान थे। सिखों ने जंग करके इनसे ये इलाका छीना। इसकी 80% आबादी जो है वो मुसलमान है, और 80% आबादी जब मुसलमान है और उसके ऊपर हुक्मरान जो है वो सिख है, और सिखों से ये फिर अंग्रेज़ ने जो है इसको छीन लिया, और अंग्रेज़ के छीनने के बाद फिर अंग्रेज़ ने इसको सिखों के हाथ फ़रोख्त कर दिया। ये एक मैं मुख्तसरन इसको बताता हूँ कि ये उसको फ़रोख्त कर दिया। ये फ़रोख्त का आप लफ्ज़ बोल रहे हैं, आज भी लोग कहते हैं कि कश्मीर बेच दिया गया। सर वो उस वक़्त उसने पैसों के इवज़, वो जो उस वक़्त का जिसको वो कहते थे कि सिक्का जो उस वक़्त का मशहूर था, वो कुछ सिक्कों के इवज़, यानी उस वक्त की करेंसी के मुताबिक जो है ना वो दिया उसको फ़रोख्त किया गया, और प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि ये मामला इस तरह हुआ। तो सिचुएशन ये बनी कि वहाँ के जो लोग थे वो मुसलमान थे, और वहाँ के जो हुक्मरान थे वो सिख थे। और जब ये दो कौमी नज़रिए का वक्त आया तो उन्होंने इल्हाक कर दिया, जिस तरह उस्मान भाई ने जिक्र किया कि वो एक मुआहदा उन्होंने बना लिया, जो सिखों ने किया था मुआहदा, लेकिन अवाम उनके साथ नहीं थी। अवाम जो थी वो मुसलमानों के साथ थी, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक जाते थे या अपना इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते थे। देखिए उस वक़्त जब ये मामला चल रहा था तो उस वक़्त तकरीबन ये 500 से 550 के करीब रियासतें थी, जिनको अंग्रेज़ ने कहा था कि जो रियासतें इंडिया के साथ जाना चाहें और जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें, उसमें से कुछ ऐसी थी जो कि आज़ाद रहना चाहती थी, जिनमें गुजरात की एक, इंडिया के अंदर जो गुजरात है वो बहुत बड़ी रियासत थी, उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थे, लेकिन उसके हुक्मरान जो थे वो मुसलमान थे। तो वो भी कायद आज़म के साथ जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि आबादी उनकी हिंदू थी तो उन्होंने भी आज़ाद रहने का सोचा कि हम, इसी तरह कश्मीर ने भी आज़ाद रहने का उस वक़्त ये सोचा कि इसको हम आज़ाद रखते हैं उनके हुक्मरानों ने। तो उसके बाद जब ये पाकिस्तान बना और कश्मीरी उठ खड़े हुए कि हम मुसलमान हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, और हम जो है वो किसी भी सूरत ये मामला कबूल नहीं कर सकते। तो इसके जो पाकिस्तान ने फिर जो एक उस वक़्त में जंग हुई, जो हमारे कबायली इलाकों के मुसलमानों ने तकरीबन
20 कबाइल के 20,000 लोग थे वो, जिन्होंने उस वक़्त कश्मीर पे फिर हमला किया और कश्मीर को आज़ाद करवाने की कोशिश की। और तकरीबन ये अभी जो हमारा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की जो अभी कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है, ये उस वक्त आज़ाद करवाया। और जब ये आज़ाद हुआ तो ये चले गए, इंडियन फोर्स को बुलवा लिया वहाँ के सिखों के हुक्मरानों ने। फिर इंडियन फौज लड़ने के लिए आ गई, पाकिस्तान फौज, और इन कबाइलियों के साथ लड़ने के लिए आ गई। ये इंडियन फौज उस वक़्त से काबिज है, उससे पहले तक ये इंडिपेंडेंट थे। और उसी वक्त फिर ये यूनाइटेड जो है अक़वाम मुत्तहिदा के पास चले गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका जो एक कमीशन बनाया और उस कमीशन ने ये फैसला किया कि ये ना तो किसी का हिस्सा नहीं है, इन्होंने फैसला किया इंडिपेंडेंट रहने का, और हम इसको छोड़ते हैं कश्मीरी अवाम के ऊपर कि चाहे तो ये पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहे ये इंडिया के साथ जाएं। लेकिन सर आप देखते हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हम जो कश्मीरी चाहेंगे उसके मुताबिक हक़ खुद आरादियत उनको दिया जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज कश्मीरियों के लाशें पाकिस्तान के परचम के साए के अंदर जो है ना वो कब्रों तक पहुँचे हैं, यानी वो तो कब्र के अंदर भी जाके पाकिस्तान के नारे बुलंद कर रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या उनको हक़ खुद आरादियत देने में कामयाब हो सका या हो सकेगा? सर इंशाल्लाह कामयाबी तो ज़रूर होगी जी जी, और ये कामयाबी मेरा तो ईमान है कि अल्लाह पाक ये हमें ज़रूर देगा। लेकिन हर कामयाबी की कीमत होती है। हम जब तक उस कीमत को अदा करने को तैयार नहीं होते ना, ये ऐसे मेज़ कुर्सी पे बैठ के अगर हम समझते हैं कि हमें मिल जाना है, सारी से बड़ी और कीमत क्या होगी? लाखों जानें अब तक कुर्बान हो चुकी हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ज़ईफ़, ख़वातीन, वो सारे कुर्बान हो चुके। इंटरनेशनली आप देखें, अभी अजरबैजान का एक आपने मामला देखा, बिल्कुल उनका एक इलाका था और जो उनका था, लेकिन इंटरनेशनली वो उनका प्रूव्ड था और उन्होंने जंग करके वो छीन लिया और इंटरनेशनली उनके ऊपर रिएक्शन उस तरह से नहीं आया जिस तरह के आ सकता था अगर वो किसी और का होता। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का जो केस इंटरनेशनल इतनी मजबूती से नहीं गया है पिछले 70 सालों में जितने 70 सालों में जाना चाहिए था। उसकी बहुत सी वजूहात है। इंडिया जो है वो मक्कारी और अय्यारी के अंदर जो है वो उन्होंने तमाम इस्लामिक कंट्रीज से लेकर इंटरनेशनल कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस, और इवन के हमारे पाकिस्तान के भी, हालांकि पाकिस्तान 70 साल से ये जंग लड़ रहा है, लेकिन वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भी अपनी सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करके यहाँ पे भी असरअंदाज होता है कि यहाँ से आवाज़ उस लेवल पे ना उठ सके। जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो दबे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में या मुख्तलिफ अंदाज में, हुकूमतें भी कुछ ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने सर्द मोखरी में डाल दिया इस सारे इशू को और उस तरह से नहीं उठाया कि ये मामला आगे जा सके। मैं कश्मीर की वकालत पे बात करता हूँ। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मियां उस्मान जवेद की तरफ जाना चाहूँगा। अभी जैसे आमिर भट्ट साहब ने भी ये कहा कि कश्मीर का सौदा उस वक्त जो है वो हुआ और आज भी कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं जी कश्मीर को जो है ना वो बेच दिया गया है, सौदा हो चुका है, मामला जो है वो सर्द खाने में डाल दिया गया है, उसको तारीख़ी लेवल पर जो है वो इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनफॉर्चुनेटली ये पहले दिन से ही ऐसा चल रहा है। जब 1947 में ये तय किया गया कि कश्मीरियों को एक हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, लेकिन 1965 में ही, मतलब आप सोचिए कि इंडिया, जैसे उन्होंने पहले कहा कि वो बड़ी महारत से अपनी मक्कारी से काम करता है, तो उन्होंने उस वक्त ही किया कि उन्होंने देखा कि चूंकि उस वक्त एक बड़ा मोटा फार्मूला ये था कि जिसकी जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी मुसलमान वो मुसलमानों से मिलेंगे और जिनकी हिंदुओं की होगी वो इंडिया के भारत से चले जाएंगे। तो जम्मू में बाकायदा नस्ल कुशी की गई, 3.5 लाख लोग उस वक्त मारे गए 1965 में, ठीक है ना। ये जो जम्मू में आज वो कहते हैं ना हिंदुओं की आबादी ज़्यादा, उसकी मेन वजह ये थी कि 3.5 लाख लोगों को मारा गया और बाकी लाखों लोगों को इतना तंग किया गया कि वो अपना पूरा इलाका छोड़ के चले जाएं। तो इस वजह से जम्मू में आज आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है। और ये सिर्फ तब नहीं ख़त्म हुआ, आप उसके बाद देखिए कि 1965 की वार के बाद उन्होंने पूंछ और राजौरी में ये काम किया, उसमें भी उन्होंने नस्ल कुशी की सारी। 1970 वार के बाद उन्होंने कारगिल में ये वाली हरकत की सारी। तो ये असल में आज का वाक़या नहीं है। असल में जो बात अभी बड़ी की है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है। पाकिस्तान चूंकि उस वक्त जो यूनाइटेड नेशन की जो कहा था उसमें मेन जो रोल था वो पाकिस्तान का, इंडिया और कश्मीरियों का था, लेकिन ताशकंद के मुआहदे में कश्मीरियों को निकाल दिया गया और इसमें कह दिया गया ये पाकिस्तान और भारत का इशू है, ठीक है जी, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती उनके साथ की गई। हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि हम
जब भी कोई नया माहिदा करते हैं, पहले ताशकंद का हो गया, फिर हमारा शिमला माहिदा हुआ, शिमला माहिदा बिल्कुल ठीक है जी, उसमें हर दफ़ा कश्मीरियों को नज़रअंदाज किया गया। देखें, एक मसला है 3 लोगों का, उसको 2 नहीं हल कर सकते। जब तीसरा बैठेगा नहीं, उसको आप कैसे हल करें? उसके बगैर नहीं वो हल हो सकता। तो ये ज़्यादती रही है और इसको हमें मानना चाहिए कि कश्मीरियों को कभी हमने इस चक्कर में कि हम अपने भारत से अच्छे ताल्लुकात कायम करें। आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी यहाँ पे आए साग उसमें, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कश्मीर के ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े क्लियर से कहते उन्होंने कहा जी ये तो कोई इशू कोई नहीं, वहाँ पर तो इतनी दफ़ा 5-6 दफ़ा इलेक्शन हुए हैं, सारे कश्मीरी उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आप लोग कौन से मसले की बात कर रहे हैं? और हमारे पीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारा मौक़िफ़ इसमें डिफरेंट है जो राजीव साहब कह रहे हैं, लेकिन वो हम बाद में पेश करेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ अदवार में, आपको मुशर्रफ साहब का ज़माना याद होगा जब वो यहाँ से गए और उन्होंने, मैं समझ के इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी किसी हुकूमत ने नहीं किया था कि मुशर्रफ ने जो किया, सिर्फ वजह से कि शायद इंडिया किसी जगह पे बैठ के उनसे बात करे। लेकिन इंडिया की तो खमीर के अंदर वो थी कि उसने बेईमानी करनी है, तो नहीं किया उसने। आपको पता ही जब वो वापस आए और क्या सुलह हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा और साबका हुकूमतों में कश्मीर की वकालत के अंदर बेहतर कौन किरदार अदा कर सका, या कि सब जो है वो सिलेक्टेड या स्क्रिप्टेड जो है वो वकालत कर रहे हैं? असल में देखिए, ये हुकूमतों का मामला बड़ा अजीब सा होता है, ठीक है। जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं आपका मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जब आप हुकूमतों में आते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है, तो मैं मतलब आपको नाम नहीं लेना चाह रहा, तो मतलब, और ये हकीकत भी है। आज आप उस कुर्सी में बैठे हैं, ईडीएन न्यूज़ कैसे चल रहा है, अब मैं कहूँ जो आप ऐसे करते हैं, आपको बड़े बड़े मैं ख्वाब दिखाऊंगा, जब मैं वहाँ पर जाकर बैठूंगा मुझे पता चलेगा क्या इशूज़ हैं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो हुकूमतों में ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है। अगर हुकूमतें हमारी कॉम्प्रोमाइज़ ना करती रहती हैं, 1987 में जब वहाँ पे हुर्रियत ने और वहाँ की बाकी जमातों ने मिलके वो बनाया था मुत्तहिदा मुस्लिम इत्तेहाद, अगर उसके अंदर उन्होंने आप पता है मिलकर इलेक्शन का प्लान किया, जिसमें भारत ने बहुत बड़ी धांधली करके अपने लोगों को वहाँ पे जितवाया, उसके अगेंस्ट जब अस्करी उनको समझ आ गई कि हमने पहले सोचा कि शायद हम वोट के साथ हम अपने आप को अपनी आज़ादी ले सकते हैं, उसके बाद को समझ आ गई कि हम बगैर अस्करी ताकत के भी इसको नहीं हासिल कर सकते। तो वो जो मूवमेंट सारी चलाई गई उस वक़्त, उसको सबूताज किया गया, उसको ख़राब किया गया। उसी के एवज पर आपको पता है कि ये सारा जो ये 5 फरवरी वाला जो वाक़या सारा शुरू हुआ, तो ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ करती मिस कर जाती है। कभी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, कभी अपने आपस के ताल्लुकात की वजह से, कभी अपने इख्तलाफात की वजह से जो है ना वो उसकी नज़र हो जाती है। अच्छा भट्ट साहब, पीटीआई हुकूमत का थोड़ा सा जिक्र जो है ना वो हो गया है। अच्छा, शुरू में हमने सुना जी इमरान खान साहब नेशनल असम्बली में गए, बहुत अच्छी तकरीर की। उससे पहले अगर मियाँ नवाज शरीफ को देखा जाए तो उसने भी बहुत अच्छी तकरीर की, उसने तो बल्कि बुरहान वानी का नाम वहाँ पर लेके जो है ना वो तकरीर की। क्या तकरीरें करना, और तकरीरों के बाद कहा गया कि हम हर जुमे जो है वो पाकिस्तान के हर शहर हर गली मोहल्ले में जो है वो कश्मीरियों की यकजहती के लिए खड़े होंगे, फिर वो भी मामला दब गया। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज कश्मीर की वकालत की बजाय कश्मीरी आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए इतना बड़ा प्रेशर क्यों जो है वो लिया जा रहा है? सर, एक तो मैं खुद कश्मीरी हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और 2 रिश्ते हैं मेरे कश्मीर के साथ, और पार्टी वाबस्तगी से बाहर होके जो फैक्ट मुझे लगता है, ईमानदारी से मैं वो बताऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस स्टेज पे इंडिया खड़ा है, पिछले 70 साल में इतना बुरा हाल उसका सफारती महाज पे दुनिया के अंदर बुरा नहीं हुआ जितना इस वक्त है। और उसका क्रेडिट हम ना भी देना चाहें तो इस गवर्नमेंट को ज़रूर जाता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में हमने इनके मुताल्लिक अभी जो रिसेंटली डोजियर वाला मामला आप सुनते हैं जो इन्होंने इंटरनेशनली दिया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया गया, इससे पहले नहीं होता था। आपको पॉलिटिशियंस की तरफ से एग्रेसिवनेस नजर ऊपर, और जिस तरह से इस वक्त देखें, आपने कोई भी अगर जंग भी लड़नी है ना, तो आपको पहले सपोर्ट चाहिए है मॉरली और इंटरनेशनली, अपने स्टैंस के साथ के लोग कहें कि जी हाँ ये लोग राइट पे हैं। लेकिन वो तो अक़वाम मुत्तहिदा से लेके हर मुल्क कह रहा है कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, जुल्म और सितम बंद होना चाहिए। सर ये कोई भी नहीं कह रहा, सर कोई भी नहीं कह रहा। वो ये कह रहे हैं कि जुल्म और सितम बंद होना चाहिए और जो वहाँ के लोग चाहते हैं वो होना चाहिए।
ये बात तो सारी दुनिया में कही जाती है कि उन लोगों के साथ ज्यादती ना हो। आज़ादी की बात कोई नहीं करता है सर। आज़ादी की सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनली सपोर्ट चाहिए है, और वो दे सकता था पाकिस्तान इस केस को इंटरनेशनली जब लेके जाता, दुनिया को बताया जाता कि असल इशू क्या है। अभी पाकिस्तान में भी कितने लोग हैं जिनको असल इशू पता है, तो असल इशू का कम लोगों को पता है। मैं आपको आप हमारे नाज़रीन से जरूर शेयर कीजिएगा। डेफिनेट, ये जो हम सारी जो बात की है कि कश्मीर का असल इशू है क्या, हमारा ये अगर शारग है, अगर कायद आज़म ने इसको कहा है तो ये क्यों कहा है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनके बगैर, वो मेजॉरिटी का इलाका है, और इस प्रिंसिपल पे ही तो ये दो कौमी नजरिया बना था। तो दो कौमी नजरिए की नफी हो रही है अगर जब तक कश्मीर हमारे साथ नहीं मिलता है। वो हमारे मुसलमान भाई 70 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, अब वो वहाँ पे कट रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? तो सबसे पहली जो ज़रूरत है, ये हम कहें कि हम आज गन पकड़ें और आज जाके इसको हम आगे पहुँच जाएं और इसको, वो भी नहीं होगा। आपको सारे महाजों पे लड़ना पड़ेगा, और सफारती महाज के ऊपर इस वक्त जो PTI की गवर्नमेंट है, मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट, पिछले 40 साल में कम से कम ऐसा काम नहीं हुआ है। पिछले 40 साल में एक वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ विकेट की दोनों तरफ, आप देखें इंडियन टॉक शोज में क्या ये तबसरे नहीं हुए, हकीकत क्या अल्लाह जानता है, लेकिन किसकी इतनी जरूरत है कि वो बात करे और उसको आगे इस बात का जवाब ना दिया जाए। वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे पैसे लगे हुए हैं इनके ऊपर। पॉलिटिशियन तो किसी भी जमात की है ना, वो सिर्फ एक जमात की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे ना कि हम उन्होंने तो नाम लेके कहा था, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब का नाम लेके ही बात कही थी कि हमने तो उनके ऊपर क्यों वो ये लगाते हैं, इंटरनेशनली लॉबीज जो है वो क्यों लगाती हैं किसी मुल्क के पॉलिटिशियंस के ऊपर सरमाया, वो इसीलिए लगाते हैं सर कि वो जब इक़्तिदार में आए और हमारी साइड पे हाथ ना वो देखें और हमें सपोर्ट करें। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि कोई जो है ना वो नून लीग का नुमाइंदा जो है ना वो साथ आपके बिठाया जाए और जो है ना ये उसके ऊपर जो है ना बात की जाए। अच्छा अमीर साहब आप बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने सियासी, सफारती और इखलाकी आज तक कश्मीरियों की हेल्प की है, आज पाकिस्तान की आवाम को क्यों कश्मीरियों से दूर किया जा रहा है? यहाँ के आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बहुत सारी कश्मीर की वकालत करने वाली क़यादतें जो हैं वो मौजूद हैं, आज वो नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर है या कि कुछ और मसला है कि जो आज ये हालात हैं? देखिए 5 फरवरी की बैकग्राउंड आपको पता है कि जब मैंने शुरू किया था पहले भी 1987 में जब इंतखाबात में उन्होंने धांधली की, तो उसके एवज जब अस्करी एक उन्होंने सोचा कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक अस्करी जो भी हम क़ुव्वत इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, और उसके ऊपर उनके ऊपर बड़ा जुल्म ढाया गया उस वक्त। आपको अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो 1990 में काजी हुसैन अहमद ने कहा कि हमें अपना कश्मीर के साथ तजदीद अहद के लिए एक दिन मुकर्रर करना चाहिए, और 5 फरवरी उन्होंने ठीक है जी हम करेंगे। उस वक्त बाई चांस हुकूमत पंजाब में नवाज शरीफ साहब की थी और मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो साहब की थी। तो नवाज शरीफ साहब ने भी फ़ौरन उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक ऐसा नेशनल कॉज है कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं ये भी शक नहीं करता कि उनके उस वक्त कोई इस तरह के होंगे भी ख्यालात। बेनज़ीर ने उसको नेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया, और आज तक हम 5 फरवरी को पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक तजदीद अहद का दिन। असल में ये एक लीडर का विजन होता है ना, वो सिर्फ मौजूद सोच नहीं सोचता। और काजी हुसैन अहमद बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह ताला उनको अपने जो रहमत में जगह अता फरमाए, उन्होंने बड़ी सोच सोची और ये एक उन्होंने पूरी दुनिया में दूसरे लफ्ज़ों में कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो है ना वो पैगाम दिया। जी कंटिन्यू। तो ये मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि लीडर्स होते हैं, जैसे अभी आपने कहा, या जो हुक्मरान इनफैक्ट, वो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस वक्त उन्होंने ये लिया, स्टेप लिया, और आपके सामने 5 फरवरी को, ये नहीं कि जैसे आप मदर्स डे और बाकी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, लेबर डे मनाया जाता है, इसी तरह ये 5 फरवरी कश्मीर डे मनाया जाता है, जो कि उसके साथ तजदीद अहद का दिन है। और तजदीद अहद है क्या? वही कि जो उनके साथ तय किया गया था भाई कि आपको हम एक हक देंगे अपने वोट का, आप खुद तय करें कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि देखें होना क्या चाहिए, आज हम इंडिया के साथ किसी भी बातचीत में बैठे हैं तो हम सबसे पहले, जब भी कोई दो अफ्रीकन आपस में बैठते हैं तो सबसे पहले उनके जो मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एजेंडा पॉइंट ही होना चाहिए भाई कश्मीर इशू हमारे साथ डिस्कस करें, फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ तो कश्मीर इशू होता ही नहीं है एजेंडे में, अगर होता भी तो शायद कहीं बीच में या आखिर में आके गुम हो गया होता है।
तो ये विजनरी लीडरशिप जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भट्ट साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल इनसे तायद करता हूँ कि ये हुकूमत कोशिश भी कर रही है, सब कुछ है, लेकिन क्या कहते हैं श्रीनगर हाईवे नाम रखने से और एक पॉलिटिकल मैप इशू करने से, बेशक इसका एक बड़ा एक न्यूसेंस वैल्यू है इसकी, मैं इसको एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ इक़दामात भी चाहिए। और वो इक़दामात ये हैं कि पूरा डेलीगेशन हमारा UN के ऊपर प्रेशराइज करे कि भाई दुनिया की आज सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है कश्मीर को। पिछले 600 दिनों से आपने देखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दी गई है। पूरी दुनिया में कभी हिस्ट्री में इस तरह नहीं देखा गया है कि आप इतने बड़े इलाके को लॉकडाउन कर दें और लोग भूख प्यास और स्कूल नहीं जा सकते और वो हेल्थ केयर उनको नहीं मिल रही। तो हमने अभी लॉकडाउन 10-10 दिन और 20-20 दिन और 15-15 दिन का देखा है कोविड में, तो हमें पता चल गया कि होता है क्या लॉकडाउन क्या। जो लोग 600 दिनों से कैद हैं उसके लिए तो बहुत बड़ी एक हमें चाहिए कि हम एक पूरे दुनिया के OIC में, यूनाइटेड नेशंस में, फिर जो हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं पूरी दुनिया में, उसमें हमारे पास इतने लोग, जैसे अभी आपने कहा ना लोग कह रहे हैं, देखिए जब तक हमको ये बावर नहीं कराएंगे, 2018 में सिर्फ 586 लोग मारे गए, 2018 586 लोग मारे गए, वो इंसान मारे गए, किसी जानवर की बात नहीं हो रही। उसमें हमने कितनी आवाज़ उठाई, हमने क्या किया, तो उसका कोई रिजल्ट आना चाहिए जी। अब मतलब आप देखिए कि आज हम उस दौर में रह रहे हैं कि मैं और आप इस छोटे एक बंद कमरे में हम लोग बैठे हुए और हमारी आवाज़ पूरी दुनिया सुन सकती है जब आप चाहेंगे, इसको आप सोशल मीडिया पर भेजेंगे। तो इसको हमें जितनी मैक्सिमम, जब हम कहते हैं कि एक चीज़ हमारी शार है, गैस मतलब कि शार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। एक चीज़ खुराक से नीचे जा ही नहीं सकती, तो मुझे तो सबसे पहले उसका इलाज करना है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। अच्छा, भट्ट साहब ने अभी बड़ी बात की थी कि जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए जो है ना वो तो दो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप चूँकि एक यूथ को जो है ना वो लीड कर रहे हैं और यूथ ही किसी भी मुल्क और किसी भी दौर के अंदर जो है ना वो अपना अहम रोल जो है ना वो प्ले कर समझते हैं कि जो पाकिस्तान के और वहाँ के जो कश्मीरी नौजवान हैं या जो तबका है, उन्होंने इसके अंदर जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिस हद तक दी हैं, क्या अभी उसके अंदर मज़ीद कोई और ज़रूरत है, या कि ये हम खड़े हो जाएं, एहतजाज कर लें या कुछ और कर लें, बस उसके साथ ही गुजारा हो जाएगा, या कि कुछ अमली इक़दाम हमें करना पड़ेंगे? मैं एक तो यहाँ पे एक छोटी सी तौसीक करना चाह रहा हूँ। आपने बताया कि JI यूथ का प्रेसिडेंट नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे पाकिस्तान का, नंबर 1। नंबर 2, मैं बताया कि मैं कश्मीरी हूँ और मैं बता रहा हूँ मैं भी हाफ कश्मीरी हूँ, मेरी वाइफ वहाँ से है। अच्छा। और ये पता नहीं कश्मीरी है वहाँ पे गए नहीं, मैं श्रीनगर गया हूँ। अच्छा, ठीक है जी। मैं जम्मू गया हूँ, मैं पहलगाम, गुलमर्ग, 15 दिन मैं वहाँ पे रह के आया हूँ और मैंने वहाँ पे इंटरेक्ट किया वहाँ के यूथ के साथ। इस तरह नहीं कि कोई पॉलिटिकल लेवल पर, जैसे बंदा बाहर निकलता है और लोगों से गपशप लगाता है, और जो मोहब्बत मैंने उन लोगों को के दिलों में अपने लिए देखी, मतलब मैं जिनका मेहमान था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे, मेरा बच्चा भी साथ था, उन्होंने कहा कि तुमने उनको बताना नहीं कि तुम पाकिस्तानी हो, उन्होंने तुम्हारा बच्चा छीन लिया, उसको प्यार के चक्करों में तुम्हें पता चल तुम्हारा बच्चा क्या है। कश्मीरी प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं और खुद भी बड़े प्यारे होते हैं माशाल्लाह। देखिए तो मतलब वो जो कहते हैं ना जन्नत, कश्मीर जन्नत नज़ीर, ठीक है ना, वो ऐਵੇਂ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखी और वाकई वो है। तो ये उधर का जो नौजवान है, अभी आपने खुद अभी कहा कि उधर का नौजवान शहीद होता है और वो परचम में लिपटा जाता है पाकिस्तान के, ठीक है जी। तो ये उसकी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, उस परचम के साथ। सईद अली गिलानी का आप तकरीर सुने तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान हम हैं, पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, ऐसे बेशक, ठीक है ना जी। तो ये मुझे बताइए आपको कितना कोई इज़हार चाहिए मोहब्बत का, ओके हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रहे कश्मीर तुम्हारा है, पाकिस्तान हमारा है, ओके, तो पाकिस्तान हमारा है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने पहले जो है ना वो कहा कि जो आज कश्मीर की आवाज़ उठाने से इंडिया के जो हालात आज हैं वो तारीख़ के अंदर पहले नहीं हुए। यकीनन बहुत बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर जो है ना वो यूँ अगर कहा जाए, मुझे तो अच्छा लगेगा, अगर इंडिया को बुरा लगता है तो लगे, या इंडिया के मीडिया को बुरा लगता है तो लगे, हम तो हक बात कहने के जो है ना वो आदी हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो उसने कहने वाले ने कहा था कि वो क्या कहते हैं कि चलो खैर मैं वो शेर नहीं बोलता, वो ज़्यादा ही थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। आज देखने में आ रहा है कि इंडिया बजाते ख़ुद बहुत सारे हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है, खालिस्तान की तारीख और बहुत सारे झंडे वो लहरा दिए गए हैं। क्या ये कश्मीरियों की दुआएं और कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जो हैं वो रंग ला रही हैं, या कि कुछ मामला और है? सर वो कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। तो सर ये मिटने का वक्त आ गया। अब देखें कि कोई भी ताकतवर जब ताकत में होता है तो वो कभी ख्याल नहीं करता कि मैं तबाह भी हो जाऊंगा, या मैं वो उसको
बड़े बड़े गुजरे हैं, तो कोई चीज़ नहीं है ना। ताकत के नशे में पता नहीं चलता। एम्पायर्स थे, यहाँ पे पर्शियन एम्पायर। अगर आप, मैं हिस्ट्री का मुताले का शौक रखता हूँ, स्टूडेंट इसका हिस्ट्री का, तो आप इनको उठा के देखें। और फिर उसके बाद आपकी ये जो उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया, ये एम्पायर्स थी। और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये इतने इतने 100 साल हुकूमतें करने के हम कभी जाएंगे। और इंडिया भी कुछ इसी तरह की खाम ख्याली में था। अब देखें कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी इन्होंने खुद ही मारी। कश्मीर का इशू था, बर्निंग इशू था, इसको खुद भड़काया इन्होंने जब इन्होंने आप समझ जाएंगे 370 एक्ट जो 370 है और प्लस 35A जो इन्होंने ख़त्म किया। और वो क्या था बेसिकली, वो ये था कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट रियासत है, ये उसके अंदर था। उसके अंदर दूसरा ये था कि यहाँ पे कोई बाहर से आके ना कोई जगह खरीद सकता है और कोई कश्मीरी हो नहीं सकता है। कश्मीर का पैदाइश ही जो है वो कश्मीरी हो सकता है और ये यहाँ का रहने वाला हो सकता है और जगह भी वही खरीदो फरोख्त कर सकता है। और यही कानून हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इसी तरह का कानून है और वही इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा हमने उनको दिया हुआ है। उनकी अपनी असम्बली है, उनका अपने लॉज है, वो सारा कुछ उनका अपना है। तो उन्होंने ये ख़त्म करने के बाद उन्होंने ख़त्म किया कि हम इसको अपना हिस्सा बना लें। अब हिस्सा बनाने के चक्कर में अब 600 दिन से वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है और कश्मीरी हार मानने को तैयार नहीं। वो इशू जो इंटरनेशनली शायद पिछले अगले कई साल लग जाते उसको प्रूव होने में, वो आज इन 600 उसका वो अपना इशू बना हुआ है। दूसरे नंबर पे देखें कि फिर एक कुदरत का निज़ाम है। कुदरत जब किसी को तोड़ने पे आती है फिर गलतियां भी उसी से करवाती है। अब देखें कि पिछले कितने दिनों से जो सिख निकले हुए हैं बाहर और मुसलमान तो सर कर रहे हैं, सिख पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। और आज उनके वर्ड्स हैं उनके लीडरान के कि कायद आज़म ने हमें जो उस वक़्त कहा था, उस वक़्त हमने जो नेहरू की बात मानी, हमने जो अंग्रेज़ की बात मानी, उनके साथ माहदा किया, वो हमने ज़्यादती की हमारे बड़ों ने, वो नहीं करना चाहिए था। हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का हक वो दे रहे थे लेकिन हमने इंडिया के साथ उस वक़्त इत्तेहाद किया। हमारी ज़िंदगी की ये बड़ी गलती है। तो आज इंडिया के अंदर, बाहर तो छोड़ दें इंटरनेशनली, इंडिया के अंदर देखें कि किस तरह से एक लावा निकला है जो उसके खिलाफ जा रहा है। और अभी जो चंद दिन पहले उनकी यौम जमहूरिया जो वो मनाते हैं उसके ऊपर जो इवेंट्स देखने को मिले हैं, जिस तरह से उनकी जो पुलिस है उनको सिखों ने मारा है और वो उनको भी मार पड़ी है और एक अंदर से इनकलाब उठ खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप ये और तहरीक जब अंदर से स्टार्ट होती है, खड़ी होती है, स्टैंड होती है, तो वो फिर जो है ना वो किसी ना किसी मंजिल तक जरूर पहुंच जाती है। अच्छा, ये सब आप इस हवाले से खालिस्तान की जो तहरीक इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिख हैं वो इस वक्त अपना झंडा जो है ना वो लहरा रहे हैं और दिल्ली के लाल किले पर भी जो है पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जो है ना वो बहुत इंसानियत के ऊपर जुल्म और तशद्दुद का जो है ना वो सिलसिला जारी हो सारी है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है इस वक्त हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, कम्युनिस्ट, मतलब एक अगर अक्सरियत देखी जाए तो मुसलमानों की ज्यादा है। वो कहते हैं कि हम इलाकों में सेकुलर वो कहते हैं, लेकिन जो RSS उनकी तंजीम है जिसकी अभी ये हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, जो उन्होंने झंडा उठा लिया ना हिंदुइज्म का, इन्होंने असल में खुद ही अपनी इंडिया की ईंट बजाने का काम अपने जिम्मे खुद ही ले लिया। ऐसे मुल्कों में तो आप किसी एक कौम का नारा नहीं मार सकते, नहीं लगा सकते। बिल्कुल। अगर आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे तो हिंदू तो 1/3 आबादी है, तो जो बाकी मेजॉरिटी वो किधर जाएगी? वो किधर जाएगी? आप क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आपके सामने पता है। मुसलमानों से गुजरात में जो हुआ, जिंदा जला दिया गया। बिल्कुल। जो इसी नरेंद्र मोदी के मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वज़ीर आला के, उनके सामने उनकी बच्चियों के साथ ज्यादती करके उनको जला दिया गया। तो ये जो जुल्म ज्यादती इन्होंने की हुई, आप क्या अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं छोड़ना इनको, हमें तो यकीन है इस बात का। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला इनके अपने हाथों से इनकी अपनी जो तबाही लिखी हुई है और ये सारी चीज़ें जो उनसे आप बोल रहे हैं, खालिस्तान भी इंशाअल्लाह बनेगा और कश्मीर तो बनेगा ही बनेगा और ये कश्मीर के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में जो उनसी चेंज आएगी वो आपके सामने इंशाअल्लाह जल्दी असर आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वक्त की मुनासबत से भाई साहब आपने अभी दबे लफ्ज़ों में कहा बंदा जब ताकत के नशे में होता है तो फिर उसको पता नहीं चलता। आज PTI भी कुछ बड़ी ताकत के अंदर है, बड़ी पावर के अंदर और बड़ी सपोर्ट उसको मिल रही है। और आज हमने देखा कि सियालकोट की जो बड़ा डॉन था, बड़ा एक लीडर था, साबिक वज़ीर था, आज उसको जनाब उसके वो सोसाइटी को मतलब मेट कर दिया गया देखते ही देखते, और उसके ऊपर दब्बा क्या लगा जी, गैर कानूनी तजावुज़ात। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी ताकत का नशा है, सियासी इंतकाम है या कि कुछ और है? देखिए भाईजान, मैं हूँ ये कोई हो, कानून जो है ना
अल्लाह का कानून, इंसानी कानून तो हम मोल्ड कर लेते हैं ना, हमारे मुल्क में तो कानून नाम की चीज़ नहीं है। अगर खान साहब ज्यादती कर रहे हैं, जो कि मुझे यकीन है कि नहीं कर रहे, ये मैं आपको यकीन नहीं कह रहे, लेकिन अवाम कहती है कि मैं कह रहा हूँ जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप समझें कि कर रहे हैं तो अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं है। अगर बुरा वक्त इन पे आया है तो उन पे भी आ सकता है, ये तो कोई बात नहीं। मेरी तो दुआ है कि अगर वो ईमानदारी से हक के साथ चल रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे, और अगर वो भी उसी तरह की सियासत कर रहे हैं जैसे ये लोग करते रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको बिल्कुल भी कामयाब ना करे और उनका अंजाम उनको दिखाए। हम मुसलमान पहले हैं, हम बुत परस्त नहीं है सर कि हमारी पार्टी जो भी कर रही है हम उसको ठीक कहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे मुल्क का पिछले 70 साल से ये हाल है, जिस हाल पे हम पहुंचे हैं, भाईजान कोई तो उसका जिम्मेदार है। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि हमारे मुल्क में लाकानूनियत इंतहा की है? यानी हर ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, हर कमज़ोर के लिए कानून है। आप देखें कि इस वक्त जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, मैं सर नून लीग की भी एक इलेक्शन में सपोर्ट की है। मैं ख्वाजा आसिफ साहब को, मेरा उनसे ऐसा रिलेशन था कि मैं अगर उनको कॉल करके कोई काम कहता था ना तो मेरा वो काम होता था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पॉलिटिकली मेरा उनके साथ इतना करीबी ताल्लुक था। और वो जिस वक्त वज़ीर आला थे पंजाब में शहबाज शरीफ साहब, तो मैंने उस वक्त उनको खैर बात कहा था। और जब उनको सपोर्ट किया था तो उनको ये बात कही थी कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें लगता है कि यू आर दी बेस्ट चॉइस। अगर हम जिस वक्त ये समझेंगे कि हम अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी ज़ात पे जाएं तो हमें तो आप ही सूट करते हैं कि हमारे काम टेलीफोन पे हो जाते हैं और इस एक पॉलिटिशियन और को क्या चाहिए होता है। तो जब सर हम ये समझेंगे कि आपके पास हमारे मुल्क के सोल्यूशन नहीं है तो फिर हम आपको खैर बात कह देंगे। जब पीटीआई ज्वाइन की थी तो सर पीटीआई को भी यही कहा था कि हम जिस वक्त ये देखेंगे कि आपके पास इस मुल्क का सोल्यूशन नहीं है, आप सिर्फ हुक्मरानी के लिए आए हुए हैं, तो फिर हम आपके साथ भी नहीं हैं। सर आप इसको कैसे राइट पे कह सकते हैं कि मुल्क भर में सिर्फ और सिर्फ तजावज़ात नून लीग ने की, इनके वोटर और सपोर्टर ने की, आज एहतसाब सिर्फ इनके नाम पे हो रहा है। आज अपनी पार्टी का एहतसाब, अपने लोगों का एहतसाब क्यों नहीं, अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि जो लोग इक़्तिदार में होते हैं ना, तो उनको आप ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है। ये ऐसा नहीं है, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, लेकिन मुझे ये पता है कि लाखों एकड़ पंजाब गवर्नमेंट ने ज़मीन कब्ज़ा ग्रुपों से छुड़ाई है, वो सारे नून लीग के नहीं है सर। प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब ये पिछले 40 साल में पावर में बैठे हुए हैं तो 40 साल पंजाब के अंदर स्याह और सफ़ेदी के मालिक ये थे। अब सारे काम जो भी अच्छे या बुरे हुए हैं वो इन्हीं के खाते में जा रहे हैं। और आप कोई भी बंदा निकाल के देखें तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से निकल आता है नून लीग के साथ, क्योंकि पार्टी यही थी। देखें ना, पीपल्स पार्टी किधर है यहाँ पे पंजाब में? पिछले आप देख लें 35-40 साल से तो सिर्फ नून लीग बैठी है, जिसकी वजह से ये कैनवस पे ज्यादा। मियां साहब, आप लास्ट में इस हवाले से महंगाई और ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, आप इस हवाले से अपने इस मेरा नुक्ता नज़र से क्या कहना चाहेंगे कि ये दुरुस्त है या कि सिर्फ इंतकाम और जो है ना वो उसका निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, इंतकाम का लफ्ज़ ही गलत है मेरे ख्याल से, वो तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ में भी, ठीक है, और सियासत में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा अपना एक नज़रिया हो सकता है, इनका अपना एक नज़रिया हो सकता है, इसी तरह हर इंसान का ये हक है कि वो अपना एक नज़रिया रख सकता है। इसलिए इंतकाम इस बात पर लेना कि उसका नज़रिया मेरे से मुख्तलिफ है, मैं समझता हूँ ये बेसिक इंसानियत की ही उससे नीचे गिर जाता है। बड़ी बात, बड़ी बात। तो इसलिए अगर ख्वाजा आसिफ ने गलत काम किया है, बिल्कुल होना चाहिए उसके खिलाफ एक्शन। लेकिन मैं इधर ज़रूर ये कहूँगा कि वो जो लोग, ये जो उन्होंने पीटीआई ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई ना कि जो पीटीआई में आ जाएगा तो वो पाक हो जाएगा, और देखिए इनके अपने अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पीटीआई में आए। मैं इमरान खान सब दूसरे लोग बड़ी तारीफें करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे उनके पास वाकई उनकी वैसी खूबियाँ होंगी, उनकी तारीफें की जा सकती हैं। लेकिन एहतसाब जब आप करते हैं ना, एहतसाब का मतलब ये आपको जब बड़ा बनाया जाता है, आप किसी बर्रा में बैठते हैं, आप किसी बर्रा में बैठते हैं, तो आप जब आपको बड़ा बनाया जाता है तो फिर वो मेरे और आप में फ़र्क नहीं निकालेगा कि ये मेरा बच्चा है और ये उसका बच्चा है तो मैं उसको सजा दूँ उसको ना दूँ। तो इसलिए एहतसाब का दायरा जो है ये नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाया था, एक दूसरे को मारने के लिए। खुद ये कहते रहे इसमें रिफॉर्म्स करते हैं, बाकी लोग भी कहते रहे, उन्होंने सिर्फ इसलिए ना की कि किसी को रिलीफ ना मिल जाए, और आज ये दोनों उसी स्कंजे में खुद ही फंस गए, अपने अपने बनाए हुए जाल में ये लोग फंस गए। ठीक है जी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कानून बनाए उसमें ये देखे बगैर कि ये शराफिया के लिए है या आम बंदे के लिए, किसको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके मुताबिक कानून होना चाहिए जो हर इंसान, हर पाकिस्तानी के लिए एक जैसा हो।
ये नहीं कि आपके पास ओहदा है तो आपके लिए डिफरेंट है, आपके पास पैसा है तो आपके लिए डिफरेंट है, ठीक है ना जी। तो ये शराफिया के लिए और आम आवाम के लिए डिफरेंट किस्म के कवानीन बनाना ये हमेशा तबाही का बायस होता है। और आज जो ये इंतकामी कार्रवाई जिसको आप कह रहे हैं की जा रही है, उसकी वजह भी सिर्फ ये है, अगर ये इन्होंने अपने लोगों को जो इनके साथ भी हैं अगर उनको भी मंजर आम पे लाएं भी फ़लाँ ने ये काम किया फ़लाँ ने ये किया, दो चार इनके पास दो चार नहीं काफ़ी माशाल्लाह दर्जनों निकल आएंगे, तो उन लोगों को भी अगर मीडिया पे लेके आकर उनका ट्रायल करें, उनके साथ वही करें जो इन लोगों के साथ हो रहा है, तो कोई चीख नहीं मारेगा। मैं भी कहूँगा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ख्वाजा साहब गलत हो रहा है, मैं इस बात की तय नहीं, क्योंकि ना मुझे पता है कि उन्होंने टेक्निकली कितना किया गलत और क्या, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ज़ाहिर पता जो अदालतें हैं वो बेहतर जानती हैं, वहाँ पे अपना जवाब देंगे। लेकिन इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये डेफिनेट बात है। और इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर इंसाफ का अमल देखा जाए ना, इंसान तो पहले सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए। और इसी तरह मैं कहूँगा अगर हुकूमत हो तो हुकूमत को सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए बजाय इसके कि दूसरे से शुरू। यकजहती कश्मीर के हवाले से आपका पैगाम आवाम के नाम? मैं तो ये कहता हूँ कि ये कायद-ए-आज़म के उस कौल कभी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर हमारी इशारक है और ये इसके बगैर हम नहीं चल सकते। ये हमारी माशरती हर तरक्की के लिए उतना ही लाज़िम लज़ूम है जैसे मेरे और आपके लिए खाना पीना और सांस लेना है। इसलिए कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करना, कश्मीर के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक करना, कश्मीर के लिए कोई प्लेटफॉर्म जिधर हम कश्मीर की सपोर्ट कर सकते हो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जी बट साहब, कश्मीर यकजहती के हवाले से आपका पैगाम आवाम के नाम? मैं नौजवानों को और हमारी जो न्यू जनरेशन है जिसको शायद ये लगता है, बाज़ ऐसे माइंडसेट पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कहते हैं जी कश्मीर का मसला है, उनको देखना चाहिए, पाकिस्तान क्यों इंटरफेयर करता है। तो पाकिस्तान, ये नौजवानों को ये समझना चाहिए कि ये कश्मीर का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है, ये हमारा मसला है। हमने, अगर हम ये समझते हैं कि ये वो हमें जंग ना करनी पड़े उनके हिस्से की, हमें तकलीफ़ ना उठानी पड़े, वो ये करें, तो ये समझें कि वक्त फिर हमारे पे भी आने वाला है और हमारे गले को भी ताकतवर आके पकड़ लेंगे। कभी भी जंग के बगैर अमन नहीं हो सकता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं और आलमीन का लक़ब उनको मिला है, तो आपने भी इस दुनिया में अमन के लिए और दुनिया में निज़ाम को बेहतर करने के लिए ख़ुद जंगों में हिस्सा लिया है, जिनको तमाम जहानों की रहमत बना के भेजा गया। अगर वो उनका फार्मूला ये है जो कि हमारे लिए जो एक फ़ाइनल वर्ड्स हैं जो आपने फरमाए हैं, तो ये कश्मीर हमें प्लेट में रख के किसी ने नहीं देना। हमने इसको, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, और इनके लिए हमें उठ के खड़ा होना है। और ये हमारी बका की जंग है, हमारी गैरत की जंग है, हमारे मज़हब की जंग है और हमारे भाइयों की जंग है। और हम इनके साथ अखलाकी तौर पे, हम इनके साथ मैदान के अंदर भी और हर महाज में हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद करवाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छी और कीमती और तारीख़ी बातें जो है वो आज हमारे नाज़रीन से शेयर की हैं। नाज़रीन, जैसा कि मियाँ उस्मान साहब ने अपने मौक़िफ़ में ये बात ज़ाहिर की है कि हमें जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो है ना वो ज़रूरत है कुछ खाने पीने और दीगर मामलात की, तो इसी तरह अगर पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तकमील है, तो उसके लिए कश्मीर लाज़िम मलज़ूम है। और भट्ट साहब ने भी इसी तरफ तवज्जो दी है कि आज यंग जनरेशन को बिलखुसूस जो है वो इस तरफ तवज्जो देना होगी कि आज हमें सियासी, सफारती और इखलाकी सरगर्मियाँ कश्मीरियों के साथ उसी शान से, उसी आन से और उसी मान से जारी और सारी रखनी चाहिए जिस तरह बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्नाह रहमहुल्लाह ने की थी और साबिक हमारे जो असलाफ ने की थी। और बहुत बड़ी और प्यारी बात कही कि ये आज कश्मीरियों की नहीं हमारी जंग है। हमारी जंग से मुराद ये उम्मत मुस्लिमा की जंग है, ये आज एक दो खित्ते की जंग नहीं, चूँकि इस्लाम हमें ये दरस और सबक देता है इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये सारी ज़मीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और इसका खालिक और मालिक भी वही है और जिसके लिए उन्होंने बनाई है वो भी उसी के बंदे हैं। और पाकिस्तान का नहीं, तारीख का अगर हुक्मरान किसी को बनाया है तो वो सिर्फ मुसलमान को बनाया है। इस्लाम की शान ही बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो एक अलग मौजू से हम जो है ना वो अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे। आप अपने आज के प्रोग्राम के बारे में जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके सवालात हैं, जो भी आपकी राय हैं, कीमती तजावीज़ हैं, वो अपने इस लिंक के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा और इस प्रोग्राम में ज़रूर जो है वो शामिल होने की कोशिश कीजिएगा। और जो कश्मीर के हवाले से मज़ीद बात आप शेयर करना चाहते हैं वो हमारे नंबर्स पर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
शुक्रिया।